आज के वीडियो में हम लोग शेक्सपियरियन एज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी जैसे वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को उसके फैक्ट के साथ हम लोग देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज, रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन सेकंड है थॉमस नैश, ऑप्शन थर्ड है थॉमस किड और लास्ट ऑप्शन है थॉमस लॉज। इसमें से कौन राइट आंसर है आपको ये बताना है। देखिए ध्यान से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ग्रीन इज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। फाउंडर, रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर किसे कहा जाता है? रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर रॉबर्ट ग्रीन को कहा जाता है। चलिए ठीक है, बाकी इनको देखते हैं। थॉमस नैश का नाम तो आपने सुना होगा, थॉमस किड का नाम भी सुना होगा, थॉमस लॉज का भी नाम सुना होगा। इन तीनों का नाम देखने के बाद आपके मन में एक आइडिया आया होगा कि इनका तो नाम आपने सुना था यूनिवर्सिटी विट्स में। कहाँ सुना था? इनका नाम आपने सुना था यूनिवर्सिटी विट्स में। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हाउ मेनी मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स में मेंबर्स की संख्या कितनी थी, उसमें कितने लोग थे। तो आपको पता होना चाहिए उसमें 7 संख्या थी। कितने थे उसमें? यूनिवर्सिटी विट्स में 7 मेंबर्स थे। सातों का नाम हम देखेंगे, सातों का नाम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 7 यूनिवर्सिटी विट्स, इसमें से पहला नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लो का, सेकंड नाम आता है रॉबर्ट ग्रीन का, थर्ड नाम आता है थॉमस नैश का, फोर्थ नंबर नाम आता है थॉमस लॉज का, फिफ्थ नंबर नाम आता है जॉर्ज पील का और सिक्स्थ नंबर है थॉमस किड और लास्ट यानी कि 7 नंबर जॉन लिली। इनके थोड़ा सा हम डेट ऑफ बर्थ और डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी एजुकेशन कहाँ से ये लोग अडॉप्ट की, कहाँ से लोग एजुकेशन को अपनी पूरी किए थे। चलिए देखते हैं। पहले इनके हम लोग लाइफ हिस्ट्री के बारे में चेक करेंगे कि क्रिस्टोफर मार्लो बैप्टाइज्ड फरवरी 26, यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो का नामकरण हुआ था 26 फरवरी को। 26 फरवरी 1564 को क्रिस्टोफर मार्लो का नामकरण हुआ था। 30 मई 1593 को क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हुई थी। गाइस, आपसे एक क्वेश्चन हमारा है कि बैप्टाइजेशन के कितने दिन पहले, यानी कि जन्म से कितने दिन बाद इनके यहाँ ब्रिटिश में, इनके यहाँ पर जन्म से कितने दिन बाद नामकरण होता था, बैप्टाइजेशन होता था। ठीक है ना? क्योंकि आपने शेक्सपियर को तो बखूबी पढ़ा होगा। शेक्सपियर को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि शेक्सपियर का बैप्टाइजेशन कितने दिनों के बाद हुआ था। तो आपसे एक क्वेश्चन हमारा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए 2-3-4 दिन में बैप्टाइजेशन होता था। ठीक है ना? सेकंड नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन के बर्थ की बात करें 1558 और डेथ की बात करें तो 1592, यानी कि 1558 में इनका जन्म हुआ था और 1592 में रॉबर्ट ग्रीन की डेथ हुई थी। थॉमस नैश, थॉमस नैश का जन्म हुआ था 1556 में और डेथ हुई थी 1606 में, 1606 में। थॉमस लॉज, वहीं पर थॉमस लॉज का जन्म हुआ था 1557 में और डेथ 1625 में हुई थी। ठीक। जॉर्ज पील, जॉर्ज पील की बात करें तो 25 जुलाई 1556 को जन्म हुआ था इनका और 9 नवंबर 1596 को इनका डेथ हुआ था। ठीक है, जॉर्ज पील का हो गया। अब है थॉमस किड। थॉमस किड को देखते हैं। थॉमस किड का जन्म हुआ था 1558 में और 1594 में थॉमस किड की डेथ हुई थी। आपने शेक्सपियर का एक मास्टरपीस वर्क पढ़ा होगा, इसका नाम है हैमलेट। हैमलेट को शेक्सपियर ने थॉमस किड से ही इंस्पिरेशन लेकर के किया था। उसको जो है उस प्ले की राइटिंग किया था। ठीक है ना? अभी उसके बारे में क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, ध्यान से पढ़िएगा। जॉन लिली, जॉन लिली का जन्म 1554 में और इनकी डेथ 1606 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। 1554 में हुआ था कि नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क है अभी। ठीक है ना? पूरी तरह से डेफिनेट नहीं है। ओके, चलिए अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि इनकी एजुकेशन कैसे रही। एजुकेशन के बारे में लोग अपने एजुकेशन
कहाँ से प्राप्त किए थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखेंगे आप पूरा वीडियो, बहुत मजा आएगा आपको। जितने भी क्वेश्चन है, हाँ नंबर आप क्वेश्चन तो कम मिलेंगे आपको इसमें, लेकिन वीडियो में जितने भी नंबर क्वेश्चन मिलेंगे बढ़िया क्वेश्चन होंगे, उम्दा लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, इन तीनों ने अपने एजुकेशन को रिसीव किया था कैम्ब्रिज से। कहां से? कैम्ब्रिज से। थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो, इन तीनों की एजुकेशन कहां से हुई थी? यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से हुई थी। आगे देखते हैं, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये दो ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट रहे। किसके रहे? ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट रहे, यानी कि इन दोनों ने अपनी डिग्री कहां से लिया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया था। अब आएगी बात थॉमस किड और जॉन लिली की। इन दोनों का भी बहुत ही आसान नाम है, लेकिन उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट, यानी कि शेक्सपियर से पहले जो भी ड्रामाटिस्ट थे, यानी जो भी नाटककार थे, आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, द प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट एज नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स एंड रॉबर्ट ग्रीन वाज वन among the 7 university wits who can be called the founder of romantic comedy। आपका यह पहला क्वेश्चन समाप्त होता हुआ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत उम्दा लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, आपके सामने 4 प्ले का नाम दिया गया है, चारों प्ले में शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। एपिलॉग का यूज किस प्ले में किया है? पहले हम लोग एपिलॉग और प्रोलॉग के बारे में जान लेते हैं कि एपिलॉग क्या होता है। व्हाट इज एपिलॉग? एपिलॉग इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी प्ले। ठीक है ना, किसी भी कहानी के मेन स्टोरी का ये पार्ट होता है, ये भाग होता है। कौन? एपिलॉग होता है। और एपिलॉग इज द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग। एपिलॉग इज द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग, यानी कि एपिलॉग जो होता है वह प्रोलॉग का बिल्कुल ही उल्टा होता है। अच्छा, आपके माइंड में आएगा प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग की हिंदी होती है प्रस्तावना और एपिलॉग की हिंदी होती है उपसंहार। ओके, जब हम कोई भी प्ले स्टार्ट करते हैं लिखना, तो उसके स्टार्टिंग में हम लिखते हैं प्रोलॉग, यानी कि प्रस्तावना लिखते हैं। लेकिन एपिलॉग का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी कहानी एकदम पीक पे होती है, क्लाइमेक्स पे होती है, तो क्लाइमेक्स के तुरंत बाद हम एपिलॉग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। एपिलॉग का यूज शेक्सपियर ने कहाँ किया था? टेम्पेस्ट में किया। कहाँ किया है? टेम्पेस्ट में किया है। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, एपिलॉग इज द मेन पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी, यानी कि स्टोरी के मेन पार्ट का वह एक भाग होता है, जो कि स्टोरी जब क्लाइमेक्स पे होती है तो क्लाइमेक्स के तुरंत बाद हम एपिलॉग का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद ए। जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है वह एंड होता है किस पे जाकर के एंड होता है भाई? किस पे जाकर के एंड होता है? देखिए, क्वार्टेट है, ऑक्टेव है, कॉपलेट है, ट्रिपलेट है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर है कॉपलेट। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, शेक्सपियरियन सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्वाट्रेन, क्या होता है? एक होता है क्वाट्रेन और एक होता है कॉपलेट। क्या होता है? एक होता है कॉपलेट। क्वाट्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, हर एक पार्ट में 4 लाइन होती है, तो 4 3 कितना हो गया? 12 लाइन हो गया। और कॉपलेट में 2 लाइन्स होती है, यानी कि 12 + 2 यानी कि 14 लाइन्स। ठीक है ना, 14 लाइन की एक लॉन्ग पोयम होती है जिसे हम कहते हैं सोनेट। क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। तो अच्छा, अब आगे थोड़ा देखते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में समझेंगे हम लोग। या ये 4 लाइन की 4 4 4 है ना, 12 लाइन की राइमिंग स्कीम क्या होती है, और 2 की राइमिंग स्कीम क्या होती है, और ये एंड होता है जाकर के कॉपलेट पे। फिर से देख लीजिए, शेक्सपियरियन सोनेट कहाँ एंड होता है? जाकर के एंड होता है कॉपलेट पे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, दे आर 14 लाइन लॉन्ग, यानी कि जो सोनेट होता है वह कितनी लाइन का होता है? वह 14 लाइन की एक लंबी सी पोयम होती है। दे आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ये किस में लिखा जाता है? इसके लिखने की जनर आयम्बिक पेंटामीटर होती है। द फर्स्ट 12 लाइन्स राइमिंग इन अल्टरनेटिव पेयर्स, यानी कि पहले की फर्स्ट 12 लाइन, 12 लाइनों में अल्टरनेटिव पेयर बनाया जाता है, मतलब उसमें एक
समस्या उत्पन्न की जाती है, उसमें एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट के 2 लाइंस में उस प्रॉब्लम का हम सडनली आंसर देते हैं, हमने मतलब जो भी है जो पोएट होते हैं उसके। फॉर द होल पोएम द राइम स्कीम वुड बी, और जो 14 लाइन की पूरी राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, वो ए बी सी डी ई एफ और ये जी कॉपलेट है। जी क्या है, कॉपलेट है। ये 14 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन है ये। तो लास्ट जो ये 12 लाइन का एक क्वार्ट्रेन होता है, ये है वो क्वार्ट्रेन का है। 4 लाइन का एक क्वार्ट्रेन हो गया, फिर 4 लाइन का एक क्वार्ट्रेन हो गया, फिर 4 लाइन का एक क्वार्ट्रेन, कितना हो गया 4 4 3 12, और ये आपका 2 लाइन का कॉपलेट है। क्या है, कॉपलेट है। यानी कि इस तरह से पूरा आपका हो गया 14 लाइन लॉन्ग पोएम इज कॉल्ड सोनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर occurs इन शेक्सपियर्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर्स। यानी कि जो आपके सामने लाइन दिया गया है, यह जो जीवन है यह एक प्रतिछाया मात्र है। क्या है, यह एक प्रतिछाया मात्र है। यह यह लाइन किस प्ले में आई है, यह लाइन आई है मैकबेथ में। किस में आई है, ये लाइन का यूज किया गया है मैकबेथ में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट। ध्यान से दीजिए, देखिएगा शेक्सपियरियन सोनेट के 2 पार्ट्स हैं बताए गए आपको, एक क्वार्ट्रेन एक कॉपलेट। अब उसके बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है कि शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद, क्या कह रहा है, द मेन थीम। मेन थीम क्या होती है, मेन थीम होती है लव। क्या होती है मेन थीम, इसके पहले वाला क्वेश्चन था एंड्स विद कॉपलेट, और मेन थीम इज द लव। मेन थीम क्या होता है, लव होता है। क्या होता है, लव होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कितने सोनेट को राइट किया है, ओके 174 154 184 194। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 154। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स को राइट किया, ओके। अब इसमें से देखिएगा, ध्यान से देखिए, 154 सोनेट को उन्होंने लिखा। इसको पब्लिश किसने करवाया था, इसको पब्लिश करवाया था थॉमस थार्प ने। किसने करवाया था, थॉमस थार्प ने करवाया था। इसको करवाया था, अब बताएंगे इसको कि थॉमस थार्प ने शेक्सपियर के सोनेट्स को किस सन में पब्लिश करवाया था। उसको पहले कलेक्ट किया, उसके कलेक्शन को इकट्ठा किया, उसके बाद फिर उसको पब्लिश करवाया था। अब बताएंगे कब करवाया था, ओके। चलिए ठीक, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। 154 सोनेट था, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, 1 से लेकर 126 तक यानी 126 तक। इसको डेडिकेट किया है WH को। किसको डेडिकेट किया है, WH को, विलियम हर्बर्ट को। विलियम हर्बर्ट को ही हम लोग कहते हैं हेनरी रेथिजले। क्या कहते हैं, हेनरी रेथिजले कहते हैं, विलियम हर्बर्ट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा 101 से लेकर के 126 तक डेडिकेट किया विलियम हर्बर्ट को, ओके। फिर 127 से 154 तक ये डेडिकेट किया डार्क लेडी को। डार्क लेडी को, किसको, ये डेडिकेट किया डार्क लेडी को। और लास्ट के जो 2 हैं सोनेट, ये 2 लास्ट वाले को गॉड ऑफ कॉपिड, गॉड ऑफ लव, जिसको बोलते हैं कोपिड के नाम से जानते हैं, ठीक है, हम इसे कोपिड के नाम से जानते हैं। लास्ट में 2 सोनेट्स को उन्होंने डेडिकेट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपके सामने 4 राइटर्स का नाम दिया गया है, चारों में से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने आज तक, जिसने अपने पूरे जीवन काल में क्या किया था, वो जिस राइटर को नोबेल प्राइज नहीं मिला है, जिस राइटर को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। पहला है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, JB शॉ को मिला था, जॉन गाल्सवर्दी को मिला था, विलियम बटलर इट्स को मिला था। तो मिला किसको नहीं, इन्हें नहीं मिला था। नाम क्या है, जेम्स जॉयसी। जेम्स जॉयसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इनके बारे में कि ये लोग को कब मिला था, इन लोग को नोबेल प्राइज कब मिला था। देखिए ध्यान से, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते थे, कहां से, आयरलैंड से बिलोंग करते थे, इन्हें मिला था नोबेल प्राइज
1925 में। कब मिला था? 1925 में मिला था। किसके लिए मिला था? ये भी जान लीजिए, फॉर ड्रामा के लिए। किसके लिए? फॉर ड्रामा, फॉर ड्रामा। ओके, दूसरा नंबर देखते हैं किसका है? जॉन गाल्सवर्दी का है। जॉन गाल्सवर्दी को ये बिलोंग करते थे यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। इनको मिला था 1932 में। कब मिला था? 1932 में मिला था। इन्हें मिला था फिक्शन के लिए। किसके लिए मिला था? इन्हें मिला था फिक्शन के लिए। आता है नाम विलियम बटलर इट्स का। विलियम बटलर इट्स बिलोंग करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। और इन्हें मिला था 1923 में। 1923 में मिला था। इन्हें मिला था किसके लिए? इन्हें मिला था पोएट्री के लिए। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही नोटेबल है, इसको आप माइंड करेंगे कि जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1932 में मिला था। किसके लिए मिला था? फिक्शन के लिए मिला था। कहाँ के थे ये? यूके से बिलोंग करते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कब मिला था? 1925 में मिला था, ड्रामा के लिए। आयरलैंड से बिलोंग करते थे। विलियम बटलर इट्स को कब मिला था? 1923 में मिला था। ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे। इन्हें पोएट्री के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है, यानी कि इसका और एक दूसरा नाम क्या है? इसका नाम ही क्या बताया गया था आपको कि व्हाट यू विल, आप जो भी चाहें। शेक्सपियर ने तो इसका नाम दे दिया था ट्वेल्थ नाइट, लेकिन उसने ये भी कहा था कि और आप अपने मर्जी से जो भी चाहें इसका नाम दे सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और व्हाट यू विल, और आप क्या चाहते, आप क्या चाहोगे। अगर इसका टाइटल आपको देना पड़ जाए तो आप क्या देना चाहोगे वो बता रहे हैं। ठीक है। द लाइन देयर्स इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, गौरैया के पतन के बारे में क्या साक्ष्य है, क्या प्रोविडेंस है? हैमलेट में है ये लाइन, हेनरी में है, द टेम्पेस्ट में है, या फिर ट्वेल्थ नाइट में है? ये लाइन कहाँ कही गई है? ये लाइन कही गई है हैमलेट में। कहाँ कही गई है? ये लाइन कही गई है हैमलेट में। इस लाइन को एक्ट फिफ्थ और सीन सेकंड के अंतर्गत बताया गया है। सेकंड सीन में इस लाइन को कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर इज। शेक्सपियर के किस प्ले में 14 ब्रास नामक कैरेक्टर है? किंग लियर में, ओथेलो में, हैमलेट और जूलियस सीजर में। 14 ब्रास किसमें है? 14 ब्रास हैमलेट में है। किसमें है? हैमलेट में है 14 ब्रास। कहाँ कहाँ है भाई? 14 ब्रास हैमलेट में है। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और पिछले क्वेश्चन में आपके माइंड में खटक रही होगी आकर के कि हैमलेट में तो है, एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में तो है। ये बात किसने कहा? ये बात हैमलेट ने कही है। हैमलेट टू होरेसियो, हैमलेट टू होरेसियो, ये बात हैमलेट ने होरेसियो से कहा है। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही।